सपना एक देखोगे मुश्किलें हजार आएंगी, लेकिन वो मंजर भी कितना खूबसूरत होगा जब कामयाबी शोर मचाएगी। तो इसलिए मुश्किलों से घबराइए मत, क्योंकि मुश्किलें पार्ट ऑफ लाइफ हैं और उनसे हंसकर बाहर आ जाना आर्ट ऑफ लाइफ है। तो डियर स्टूडेंट, जैसे कि हम अनसोल्व्ड पेपर से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को सोल्व कर रहे हैं और आज हम 2013 के उन सभी क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे जो आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग है, आपके सिलेबस के अनुसार है। तो चलिए फिर शुरू करते हैं आज की अपनी ये वीडियो। तो देखिए, हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, टोलुइन के MnO4 द्वारा ऑक्सीकरण करने पर यौगिक प्राप्त होता है। सही है। चलिए आप बताइए, जब तक चार ऑप्शन है आपके पास, इन चारों ऑप्शन में से कौन सा सही है आपकी नजर में, जब तक मैं आपका क्वेश्चन यहां पर सोल्व करता हूं। देखिए, बेंजीन बनाई आपने, CH3 लगाया और इसी को कहते हैं टोलुइन। क्या कहते हैं? टोलुइन। यह हम बोल सकते हैं इसको मिथाइल बेंजीन। सही है। आपको ऑक्सीडेशन कराना है, बोले तो ऑक्सीकरण कराना है सर। किससे कराना है? KMnO4। इसे कहते हैं पोटेशियम परमैंगनेट। भाई देखो, पोटेशियम परमैंगनेट जो होता है वो एक पिरबल ऑक्सीकारक होता है, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। बोले तो पिरबल ऑक्सीकारक पदार्थ होता है। सही है। अब क्या होगा, देखते रहिए। अब क्या होगा, बेंजीन रिंग बनाई, सही है, बना ली सर। फिर क्या होगा, देखो जो ये CH3 है ये कंप्लीटली ऑक्सीडाइज्ड हो जाएगा। काय में? COOH। मैंने क्या बताया आपको कि MnO4 एक पिरबल ऑक्सीकारक पदार्थ है। इसने क्या करा, CH3 को कंप्लीटली ऑक्सीडाइज्ड कर दिया, बोले तो ऑक्सीकृत कर दिया। किसमें? COOH ग्रुप में। समझ गए? अब इसका नेम बताओ क्या होता। इसे कहते हैं बेंजोइक एसिड। क्या कहते हैं? बेंजोइक एसिड। या बोल सकते हो आप इसे बेंजीन कार्बोक्सिलिक एसिड, या बोल सकते हो आप इसे कार्बोक्सी बेंजीन। सही है। अगर बेटा आप इस वाली वीडियो को डिटेल में देखना चाहते हैं, मतलब इस वाली रिएक्शन को आप डिटेल में देखना चाहते हैं, तो आप बेटा टाइप करें टोलुइन 2 बेंजोइक एसिड STR क्लासेस। तो मैंने ये सेपरेट वीडियो अपलोड कर दी है। सही है। वहां पर आप इन डिटेल में इसे समझ सकते हैं। तो बताइए कौन सा ऑप्शन सही है? सर ऑप्शन थर्ड हमारा बिल्कुल सही होगा। चलिए, 25 डिग्री C पर आपको कुछ मेटल्स दे रखी हैं, कुछ धातुएं दे रखी हैं और उनके आपको मानक अपचयन इलेक्ट्रोड विभव दे रखे हैं। मानक अपचयन इलेक्ट्रोड विभव, बोले तो स्टैंडर्ड रिडक्शन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल आपको दे रखे हैं। सही है। और आपसे क्या पूछा है कि सबसे पिरबल ऑक्सीकारक पदार्थ कौन होगा, बताइए। पहले खुद से ट्राई करो, फिर मैं आपको समझाऊंगा। पता चला कौन होगा? चलिए अब मैं आपको समझाता हूं। भाई ये देखो कि इनमें सबसे ज्यादा ऋणात्मक कौन है, सबसे ज्यादा ऋणात्मक कौन है। मेरी बात ध्यान समझो, मैं कह रहा हूं कि इनमें सबसे ज्यादा ऋणात्मक कौन है, जो सब में छोटा है। सर सब में छोटा ये है। सही है। चलो, सबसे ज्यादा ऋणात्मक ये है और सब में छोटा ये है। जो सबसे ज्यादा ऋणात्मक होता है, जिसका मानक अपचयन विभव सब में ज्यादा ऋणात्मक होगा, या कह दो सब में कम होगा मानक अपचयन विभव, वो पिरबल अपचायक पदार्थ होते हैं। तो पिरबल अपचायक पदार्थ तो बेटा ये हुए। अब इनमें देखिए आप, इनमें बताओ सबसे कम ऋणात्मक कौन है। सबसे कम ऋणात्मक कौन होगा कि जिसका मानक अपचयन विभव सब में ज्यादा होगा। तो बताओ इनमें सब में ज्यादा किसका मानक अपचायक विभव है? सर इसका। ये सबसे कम ऋणात्मक है। भाई सबसे कम ऋणात्मक है नहीं है, तो ये क्या है, इन सब में सबसे ज्यादा इसका मानक अपचयन विभव है। तो जिसका मानक अपचयन विभव कम ऋणात्मक होता है, या ऐसे कह दो कि जिसका मानक अपचयन विभव सबसे ज्यादा होता है, वही पिरबल ऑक्सीकारक पदार्थ होते हैं। तो बेटा हमारा पिरबल ऑक्सीकारक पदार्थ ये है और पिरबल अपचायक पदार्थ ये है। सही। हमसे पूछा क्या है? हमसे पूछा सर सबसे पिरबल ऑक्सीकारक पदार्थ कौन होगा, तो हमारा ऑप्शन नंबर 2 मैग्नीशियम आयन होगा। सही है। चलिए आगे चलते हैं। आपका क्वेश्चन थर्ड आता है और क्वेश्चन थर्ड कहता है कि जल गैस से मैथिल एल्कोहल के निर्माण में प्रयोग किए जाने वाला उत्प्रेरक बताइए। बेटा 2024 में आपसे सवाल पूछा गया 2 नंबर में। सही है। 2 नंबर में पूछा गया था, ये मैं आपको करा चुका हूं। आप अनसोल्ड पेपर की प्लेलिस्ट में जाओगे,
जो मैंने यहां पर रिएक्शन सोल्व कराई है वहां पर ही आपको मिल जाएगा। समझ रहे हो? ये आपसे 2 नंबर में पूछा गया था, दो नंबर में, उसमें 3 सवाल थे जो 5 नंबर पूछे गए थे। एक तो क्या था, यही था कि भाई जल गैस से मैथेनॉल बनाओ, और एक था आपका सुक्रोज के किण्वन से एथिल एल्कोहल बनाना था, और तीसरा सवाल था कि एथेनॉल के उपयोग बताने थे, आपको अनुप्रयोग बताने थे। 2 नंबर में ये 2 सवाल थे, सही, और 1 नंबर में ये एथेनॉल का अनुप्रयोग था। तो 5 नंबर में सवाल आया था ये। यहां पर केवल आपको क्या बताना है, कौन से उत्प्रेरक यूज होंगे। देखो भाई, ये होती है आपकी कार्बन मोनोऑक्साइड और ये होता है आपका हाइड्रोजन। तो बस इसी के मिश्रण को, कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन गैस के मिश्रण को हम जल गैस, इंग्लिश में कहते हैं वाटर गैस, या कह सकते हो भाप अंगार गैस कहते हैं। क्लियर? अब हम इसकी रिएक्शन कराएंगे हाइड्रोजन से, मतलब इसका हम सीधा अपचयन करा रहे हैं। सही है, अपचयन करा रहे हैं। तो यहां पर जो उत्प्रेरक लोगे ना, अब क्या देखो, यहां पर जो उत्प्रेरक लोगे वो Cu+O+Zn लिया है, और यहां पर जो उत्प्रेरक वर्धक होगा, वो होगा आपका Cr2O3। बेटा डिटेल में आप मेरी वाली वीडियो देख लेना प्लीज, मैं केवल आपको रिएक्शन करके समझा रहा हूं। सही है बेटा, ये उत्प्रेरक होगा, और जिससे हमें क्या बन जाएगा, CH3OH। इसे कहते हैं, इसको कॉमन नेम या सामान्य नाम में मैथिल एल्कोहल, और आईयूपीएसी नेम होता है मेथेनॉल। सही है, मैथिल एल्कोहल को आप ऐसे ही पढ़ सकते हो, मेथाइल एल्कोहल। सही है भाई। चलिए, तो कौन सा ऑप्शन ठीक है सर? हमारा ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल ठीक होगा। चलिए नेक्स्ट है बेटा, चौथा सवाल आ गया आपका, है नहीं, जल की मोलरता क्या होगी, या ऐसा आ सकता है कि अशुद्ध जल की मोलरता क्या होगी, ऐसे भी पूछा गया। ये सवाल बहुत ही बार आया भाई, बहुत ही बार आया है, और इस पर मैं एक सेपरेट वीडियो ऑलरेडी बना चुका हूं, इसलिए मैं इस सवाल को सोल्व नहीं करूंगा। आपको डिस्क्रिप्शन में उस वीडियो की लिंक दे दूंगा, प्लीज आप वहां से जाकर इस वीडियो को देख जरूर लेना। सही, इसका आंसर मैं इसमें डार्क बता रहा हूं बेटा। चौथे का जो हमारा आंसर होगा वो हमारा बेटा यही होगा। प्लीज, क्योंकि 10 मिनट की वीडियो है जो मैंने बिल्कुल डिटेल में समझाया है, इसे आपको दिक्कत ही नहीं आएगी इसके बारे में। समझ लो, जितनी भी वीडियो में बेटा मैं बनाता हूं, हर क्वेश्चन को डिटेल में समझाता हूं, चाहे वो कितनी लंबी वीडियो पहुंचे। सही, बहुत से लोग करते क्या है कि समझाते नहीं है और कम मिनट में वीडियो बना देते हैं, उससे बेटा आपको कोई फायदा नहीं होने वाला। आपको जब तक ये नहीं पता चले कि इसका आंसर क्यों आया, कैसे आया, सही, ये नहीं पता चले, और आप रट के करोगे क्या यार, क्या करोगे, बाद में रोगे। अभी 12th में हो, ढंग से पढ़ लो, अपनी एनसीईआरटी को बिल्कुल लाइन टू लाइन पढ़िए, उनसे कॉन्सेप्ट को समझिए। मगर भैया आपको क्या चाहिए, 2 मिनट की वीडियो चाहिए, बात खत्म। आपको आंसर मिल गया पहले का दूसरा, बात खत्म। अरे भैया पहले को दूसरा आया क्यों है आंसर, ये भी तो समझो ना, उसे कौन समझेगा। फिर बाद में रोगे बेटा, आप ढूंढते भी रहोगे गलियों में ऐसे, सर को यार कोई मिल जाए हमें कि जो हमारे बेसिक क्लियर करा दे, हमारे बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर करा दे। अभी 12th में हो, ढंग से पढ़िए। सही, ये 2 मिनट 5 मिनट की वीडियो चक्कर मत रहो। तो इसका आंसर बेटा कितना होगा, इतना होगा। मैं आपको डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दे दूंगा, प्लीज वहां से देख लेना। सही है, क्योंकि आज क्वेश्चन ज्यादा है। चलो भाई अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखो 5वां सवाल है, ये आपका वैसे तो आउट ऑफ सिलेबस है, लेकिन मैंने फिर भी रख दिया, थोड़ा नॉलेज आपको होना चाहिए। देखो एल्कीन में हैलोजन अम्ल का योग होता है बेटा, इसका सेकंड ऑप्शन है, इलेक्ट्रोफिलिक योग होता है। मैं ज्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगा इसकी। चलिए, तो छठा क्वेश्चन क्या पढ़ा भैया आपने, प्रोटीन के परीक्षण के लिए प्रयोग में आने वाला अभिकर्मक बताइए। समझ में आया? तो बायोमोलिक्यूल में आपने प्रोटीन को पढ़ा होगा, उसमें एक टेस्ट पढ़ा होगा, ज़ैंथोप्रोटेइक टेस्ट, बोले तो ज़ैंथोप्रोटेइक परीक्षण। उसमें क्या पढ़ा था आपने, पढ़ा होगा कि प्रोटीन सांद्र नाइट्रिक अम्ल बोले तो कंसंट्रेट HNO3। तो प्रोटीन सांद्र नाइट्रिक अम्ल के साथ गर्म करने पर पीला रंग देती है, और जो क्षारीय माध्यम में नारंगी हो जाता है। तो बताओ अब कौन सा ऑप्शन है सर? तो ऑप्शन हमारा फर्स्ट बिल्कुल ठीक है। सही है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ेंगे बहुत ध्यान से। देखिए हमारा 7वां क्वेश्चन क्या है। 7वां क्वेश्चन ये है कि हमें कंपाउंड दे रखा C3H6Cl2, सही है, के संभावित समावयवों की संख्या, बोले तो आइसोमर्स नंबर बताने हैं आपको कि इसके अंदर कितने होंगे।
तो बेटा हमें इसकी स्ट्रक्चर बनानी होगी। कितने कार्बन है? 3। बनाइए, 1 2 3। मैं क्या कर रहा हूं कि पहले कार्बन पर 2 Cl लगा दिए, बैलेंस कर दो, 1 2 3, उतने हाइड्रोजन लगा दो। कार्बन की 4 वैलेंसी होती है, जितनी कम बैटरी उतने हाइड्रोजन लगा दो, 1 2, तो यहां भी 2 हाइड्रोजन लगा दिए। सही, ऐसे लिख दूं? चलो ऐसे लिख दो यार, कोई फर्क नहीं पड़ता। देखिए अब एक कंपाउंड आपको ये बन सकता है, इसका नेम बताओ जरा मुझे पहले। देखो भाई 1,1 डाई क्लोरो प्रोपेन, सर ये नाम होगा, चलो सही है। दूसरा कंपाउंड क्या बन सकता है? सर ऐसे बन सकता है, देखो अगर मैं इसे यहां लिया हूं तो बिल्कुल सही कह रहे हो आप, यहीं लिया हो इसको, बिल्कुल सही बोला बालक, मेरा एक ये आ गया, देखो भैया ये आ गया। तो 1 और 2 पर है, तो मैं इसे कह दूंगा 1,2 डाई क्लोरो प्रोपेन, प्रोपेन प्रोपेन, सही है। तो देखो ये मेरे कितने बन गए? एक ये था, दूसरा ये बन गया। चलिए क्या और संभावना है? जी सर एक और संभावना मुझे दिखाई दे रही है, क्या? कि मैं इस वाले कार्बन को इस वाले Cl को इसी कार्बन पर लिया हूं। अच्छा ऐसा कुछ है। पहला कंपाउंड हमारा कौन सा था भाई? पहला ये था, यहां मत लिखो, यहां मत लिखो, ये ना यहां लिखो। पहला ये था, दूसरा ये था, सही है। और तीसरा देखो मैं यहां बना रहा हूं, बहुत ध्यान से। मैंने क्या कहा था आपसे? इसे यहां ले आओ, सही है, ले आते हैं। ये एज इट इज रहने देंगे। इस वाले कार्बन में Cl, इस वाले कार्बन में Cl, यहां पर C, यहां पर क्या जाएंगे? अब 3 है, 4 जाएंगे बस। तीसरा ये बन गया। अब इसका नाम क्या होगा? अरे भाई नाम सिंपल है, 2,2 डाई क्लोरो प्रोपेन, बस। क्या एक और कंपाउंड बन सकता है? कुछ संभावना है? जी सर एक और बन सकता है। वो कैसे बन सकता है? सर वो ऐसे बन सकता है कि देखो एक को हम यहां रहने दें और एक को यहां रहने दें, मतलब 1,3 कर लें। हाँ सही बोले, सही बोला, ऐसे बन सकता है भाई, ऐसी बन सकता है। यहां पर Cl लिया है मैं, यहां पर फिर दोनों हाइड्रोजन, फिर मैं क्या करा? यहां पर एक Cl, बोलो सही है भाई? बिल्कुल सर, सब अलग अलग हैं। देख लो सबके आईयूपीएसी नेम क्या है? अलग अलग। तो कंपाउंड भी अलग अलग होगा जब आईयूपीएसी नेम अलग है, तो इसलिए तो मैंने लिखा आईयूपीएसी नेम। तो 1,3 हो जाएगा, 1,3 डाई क्लोरो प्रोपेन। बताओ कौन सा ऑप्शन ठीक होगा? कितने बन गए? 4 बन गए। क्या और बन सकते हैं? नहीं बन सकता बेटा, आप खुद से ट्राई करना, वैसे बनेगा तो है नहीं, मुझे दिखाई नहीं दे रहा कुछ बनता हुआ। सही है, बस यही पॉसिबिलिटी थी जो बन गई। तो हमारा ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल ठीक है, ऑप्शन 2 ठीक है, जिसमें बनने हैं 4। चलो सही है, आगे चलते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 पढ़ेंगे, बहुत ध्यान से पढ़ेंगे। प्रथम कोटि की अभिक्रिया में अर्धभाग के पूर्ण होने में लगा समय टी हाफ बोले तो अर्ध आयु काल। क्या? अर्ध आयु काल, इंग्लिश में कहते हैं हाफ लाइफ पीरियड। बताइए कौन सा ऑप्शन ठीक होगा? बहुत ध्यान से पढ़िए, पहले खुद से ट्राई करिए, फिर मैं आपको डिटेल में समझाऊंगा। देखो अभिक्रिया की कोटि, सही है, अर्ध आयु काल और प्रारंभिक सांद्रता में क्या संबंध होता है, क्या रिलेशन होता है, समझो ध्यान से। देखो अगर हमारे पास शून्य कोटि की अभिक्रिया है तो क्या होगा कि इसका जो अर्ध आयु काल होगा, हाफ लाइफ पीरियड होगा, अरे वो प्रारंभिक सांद्रता के समानुपाती, जो ए है मेरी क्या है? प्रारंभिक सांद्रता के समानुपाती होता है। और प्रथम कोटि का अभिक्रिया जो अर्ध आयु काल होता है वो प्रारंभिक सांद्रता पर निर्भर नहीं करता है, इसलिए मैंने 0 बना दिया। ये निर्भर नहीं करता। बोलो पहचान गए? ऑप्शन पहचान गए? बोलो। द्वितीय कोटि का अभिक्रिया अगर हम बात करें तो इसका जो अर्ध आयु काल होगा बेटा, वो इसकी प्रारंभिक सांद्रता के व्युत्क्रमानुपाती, बोले तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल। ये क्या था? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। ये क्या है? इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। अगर मैं तृतीय कोटि की अभिक्रिया की बात करूंगा तो इसका जो अर्ध आयु काल होगा वो इसकी प्रारंभिक सांद्रता के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होगा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा। बताइए, देखो भैया इंपॉर्टेंट है, बहुत बार आया है। कौन सा ऑप्शन ठीक होगा? थर्ड कह रहा है उसकी प्रारंभिक सांद्रता पर निर्भर नहीं करता, तो मैं तो यही बता रहा था, थर्ड ऑप्शन ठीक है।
चलिए क्वेश्चन नंबर 9 हमारा आता है, ग्लिसरॉल के निर्जलीकरण से प्राप्त होने वाला यौगिक है। बेटा इस पर मैं सेपरेट वीडियो बना चुका हूं, अगर आप डिटेल में देखना चाहते हैं तो आप इसे सर्च कर सकते हैं कि ग्लिसरॉल के निर्जलीकरण STR क्लासेस, सही, या मेरी प्लेलिस्ट में जाओगे वहां मिल जाएगी। फिर मैं आपको थोड़ा समझा रहा हूं। ये होता है बेटे ग्लिसरॉल, जिसे हम ग्लिसरीन भी कह देते हैं, जो कि एक ट्राईहाइड्रिक अल्कोहल होती है। इसका हम करेंगे निर्जलीकरण, बोले तो डिहाइड्रेशन। तो हमें निर्जली कारक चाहिए, डिहाइड्रेटिंग रिजेंट चाहिए। 2011 में मैं करा चुका हूं सवाल को, आ चुका है 2011 में। तो हमें क्या चाहिए, निर्जली कारक, बोले तो डिहाइड्रेटिंग एजेंट चाहिए। हम क्या ले सकते हैं सर, ये ले सकते हैं पोटेशियम हाइड्रोजन सल्फेट ले सकते हैं। क्या ले सकते हैं, या क्या ले सकते हैं, P2O5 ले सकते हैं। और क्या ले सकते हैं सर हम, कंसंट्रेट H2, इसका मतलब होता सांद्र, क्या मतलब होता सांद्र, H2SO4 ले सकते हैं। बस इतना याद रखिए, मैं डिटेल में नहीं समझाऊंगा, समझा चुका हूं। यार देखो, एक तरफ से वीडियो देखते पाओ, मेरी प्लेलिस्ट में जाइए, वहां पर 2011 से मैं करा रहा हूं आपको अनसोल्ड पेपर, तो वहां से देखते पाओ ना, मेरे बहुत कुछ क्वेश्चन रिपीट हो गए हैं, तो मैं उन्हें डिस्कस नहीं कर पाऊंगा ना डिटेल में, यार बहुत लंबी वीडियो बनेगी नहीं। तो प्लीज आप देखते भाई वहां से, सही। यहां से OH यहाँ जल निकाल दो भाई, यहां से मैंने OH ले लिया, यहां से मैंने H ले लिया, जल निकल गया, सही। अब देखो क्या करो, यहाँ का O लो ले लिया, यहां से एक H लो ले लिया, एक यहां से H लो ले लिया, तो क्या हो जाएगा, जल निकल जाएगा। बचा क्या, ऊपर बचा CH2, यहाँ बचा CH, यहाँ क्या बचा, देखो C, एक H, एक O, यहां पर आया डबल बॉन्ड। इसे क्या कहते हैं, एक्रोलीन बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको, एक्रोलीन बोलते हैं। और अगर मैं IUPAC नेम बोलूं इसका, तो बताओ क्या होगा, प्रोप-2-ईनल इसका IUPAC नेम होगा, प्रोप-2-ईनल इसका IUPAC नेम होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 हमारा आता है कि निम्नलिखित आयनों में अनुचुंबकीय आयन कौन सा नहीं है। देखो भाई, अनुचुंबकीय आयन बोले तो पैरामैग्नेटिक आयन कौन होते हैं कि जिनके डी कक्षक में, डी ऑर्बिटल में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, बोले तो अयुग्मित इलेक्ट्रॉन हो। जिनके डी कक्षक में अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होंगे वो क्या होंगे, अनुचुंबकीय आयन होंगे, पैरामैग्नेटिक आयन होंगे। तो बताओ, तो डी कक्षक देख लो भैया, देखो अरे यार पेन नहीं चल रहा है, क्या बात, लेने पड़ेंगे, नहीं है तो नहीं, मगर चल नहीं पा रहा। तो ये दे रखा आपको, एक दूसरा दे रखा है आपको Zn2 पॉजिटिव, इस पे शक है मुझे। और आपको किस पे शक है, ये इस पर। अच्छा, सवाल उल्टा कर दूं, मैं आपसे पूछ लूं, बताओ इन सब में सबसे ज्यादा अयुग्मित इलेक्ट्रॉन किसमें है। देखो भाई, सब ये आर्गन के निकटवर्ती हैं, Ar18 आर्गन के निकटवर्ती, पूरा लिखूंगा मैं ऐसे समझाऊंगा, सही। देखो इसका महत्तम कुछ क्या होगा आपका, 4H2 3D8। अभी रुक जाना, अभी मत जाना, रुक जाओ भाई, रुक जाओ, पूरा समझ के जाइए। इसका होगा 4S1 और 3D10, सही। इसका क्या होगा, 4S2 3D5 होगा, सही होगा। देखो इसने 2 इलेक्ट्रॉन निकाल दिए, इसने भी, सबने 2 इलेक्ट्रॉन निकाले। तो यहां से S गायब 0, यहां से भी 2 इलेक्ट्रॉन गायब 0, यहां से देखो एक यहां से गया 0 और एक गया यहां से, ये सही। 2 इलेक्ट्रॉन इसके गए यहां से। बताइए, मुझे बता दो कि इनमें से डी कक्षक किसका पूर्ण है। सर Zn का पूर्ण है, तो बस इसमें ही अयुग्मित इलेक्ट्रॉन नहीं है, इसमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉन नहीं है, तो यही कौन होगा, अनुचुंबकीय आयन नहीं होगा। तो ऑप्शन नंबर 2 हमारा बिल्कुल सही है। अब आपका काम, अब आप अपना काम सुनिए कि मुझे इन तीनों में कितने कितने अयुग्मित इलेक्ट्रॉन हैं बताइए, और ये बताइए कि इन सब में सबसे ज्यादा अयुग्मित इलेक्ट्रॉन किसमें है, ये बताइए। चलिए मैं क्वेश्चन नेक्स्ट डिस्कस करने जा रहा हूं। तो बच्चों मैंने 2013 के आपको 10 क्वेश्चन डिस्कस कर दिए ना, हाँ 10 क्वेश्चन डिस्कस कर दिए। और बेटा वीडियो थोड़ी सी लंबी हो गई। बेटा प्रॉब्लम यह है कि एक तो मैं मोबाइल से वीडियो बनाता हूं, फिर मोबाइल मेरा बहुत पुराना है, सही है, उसे अपलोड करने में ना बहुत टाइम लगता, 5G नहीं है मेरे पास ये, सही। तो इसलिए केवल मैंने 10 क्वेश्चन करा दिया आपको,
डिटेल में समझा दिया। अब इसके आगे जितने क्वेश्चन बचे हैं, लगभग 10 या 9 क्वेश्चन बचे होंगे, और उनमें क्या है बेटा, कुछ में न्यूमेरिकल भी है आपके, और रिएक्शंस भी हैं। तो इतनी मिनट की और बन जाएगी, लगभग काफी मिनट की वीडियो, 50 मिनट के आसपास वीडियो हो जाएगी अगर मैं इसे अभी बनाता हूं तो। फिर अपलोड करने में बहुत दिक्कत होगी, इसलिए अब जो बाकी क्वेश्चन है ना, वो मैं इसकी नेक्स्ट पार्ट में ले आऊंगा। सही है, प्ले लिस्ट तो बनी हुई है, वहां से आपको सभी सेट मिल जाएंगे, 2011 का भी, 2012 का भी, 2013 का भी, फिर उससे आगे हम चलेंगे। सही है, तो अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा, मेहनत से पढ़ाई करते रहिएगा। हम मिलेंगे आपको इसकी नेक्स्ट वीडियो में।